दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना कि अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ी में गुप्त दरवाजे तथा विशेष सामग्री मिली जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। इस भाग में हम आगे की इंफॉर्मेशन कंटिन्यू करते हैं। मैं हूं सूरज और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द स्पर्श स्क्रॉल पर। चलिए शुरू करते हैं। ओटोमन एडमिरल और कार्टोग्राफर पीरी रीस द्वारा बनाया गया इस आंशिक विश्व मानचित्र में दक्षिण अमेरिका और एक रहस्यमय दक्षिणी भूभाग का विस्तृत चित्रण शामिल है। जो इस नक्शे को असाधारण बनाता है वह यह है कि ये अंटार्कटिका के स्थान पर एक महाद्वीप की रूपरेखा को दिखाता है, न कि उसके वर्तमान बर्फीले आकार के साथ, बल्कि एक तटरेखा के साथ जो उसके वास्तविक भूभाग से मिलती जुलती है, जैसे कि इसे बिना बर्फ के देखा गया हो। इस सिद्धांत के समर्थक दावा करते हैं कि 16वीं शताब्दी में बहुत पुराने स्रोत नक्शों तक पहुंच के बिना ऐसी सटीकता असंभव होती। इस दृष्टिकोण के अनुसार पीरी रीस नक्शा एक खोई हुई सभ्यता के दस्तावेजों का उपयोग करके संकलित किया गया होगा, जिसके पास भूगोल और खोज का उन्नत ज्ञान था। इस विचार को इतिहासकार चार्ल्स हैपगुड ने लोकप्रिय बनाया, जिन्होंने तर्क दिया कि एक प्रागैतिहासिक समुद्री यात्रा संस्कृति ने दुनिया की तटरेखाओं का मानचित्रण किया, जिसमें एक तब बर्फ मुक्त अंटार्कटिका भी शामिल था, जो आधुनिक इतिहास शुरू होने से हजारों साल पहले था। हैपगुड के सिद्धांत, हालांकि अकादमिक हलकों में व्यापक रूप से आलोचना की गई, लोकप्रिय संस्कृति में कर्षण प्राप्त किया। उन्होंने सुझाव दिया कि पीरी रीस नक्शा अंटार्कटिका को प्रतिबिंबित कर सकता है जैसा कि यह अंतिम हिमयुग के दौरान दिखता था, संभवतः लगभग 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, एक ऐसा समय जब उनका मानना था महाद्वीप के कुछ हिस्से बर्फ मुक्त हो सकते थे। कई लोगों के लिए पीरी रीस नक्शे पर दक्षिण अमेरिकी तटरेखा की सटीकता अपने समय के लिए अकाट्य है। एक बड़े दक्षिणी भूभाग की उपस्थिति, चाहे वह वास्तविक हो या सैद्धांतिक, टेरा ऑस्ट्रेलिया अज्ञात दक्षिणी महाद्वीप में एक शुरुआती विश्वास को दर्शाती है। हालांकि बाद में खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका के अस्तित्व की पुष्टि की, लेकिन यह सवाल कि प्राचीन कार्टोग्राफरों ने इसकी कल्पना कैसे की और उन्होंने पुराने स्रोतों की व्याख्या कैसे की होगी, अभी भी एक रहस्य है। रहस्य में इजाफा करते हुए आधुनिक इमेजिंग तकनीक ने हाल ही में अंटार्कटिका के मोटे बर्फ के आवरण के नीचे विशाल प्राचीन परिदृश्य को उजागर किया है। पूर्वी अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों ने उपग्रह डेटा और बर्फ भेदने वाले रडार का उपयोग बेल्जियम के आकार की दबी हुई घाटियों और लकीरों के एक क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए किया। यह परिदृश्य, जो कभी नदियों और मौसम द्वारा आकार दिया गया था, कम से कम 14 मिलियन वर्षों तक अछूता रहा। यह उत्तरी यूरोप के इलाके से मिलता जुलता है, जिसमें पहाड़ियां, पठार और आपस में जुड़े जलमार्ग हैं। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि इस प्राचीन परिदृश्य ने एक बार वनस्पति का समर्थन किया होगा और शायद यहाँ तक कि वन्यजीवी का भी, पृथ्वी के इतिहास के गर्म दौर के दौरान। लेकिन कुछ नाटकीय रूप से बदल गया। अंटार्कटिका का परिवर्तन एक स्थानीय घटना नहीं थी, यह पृथ्वी की जलवायु में एक वैश्विक बदलाव का हिस्सा था, एक पैटर्न जो भूवैज्ञानिक इतिहास में कई बार खुद को दोहराया है। वैज्ञानिकों को लंबे समय से पता है कि ग्रह की जलवायु तय नहीं है, यह गर्म अवधियों से गुजरती है जिन्हें अंतरालीय कहा जाता है, और ठंडी अवधियों को हिमयज्ञ के रूप में जाना जाता है। अंतिम प्रमुख हिमयज्ञ लगभग 2.6 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 20,000 साल पहले अपने चरम पर पहुंच गया था। यह लगभग 12,000 साल पहले समाप्त हुआ, जो हमारे वर्तमान गर्म दौर की शुरुआत को चिह्नित करता है। इन चक्रों के दौरान पृथ्वी के पूरे क्षेत्र अनरिकॉग्नाइजेबल हो सकते हैं। भूमि जो कभी हरी थी, बर्फ से ढक जाती है। महासागर उठते और गिरते हैं और प्रजातियां अनुकूलन करती है, पलायन करती है या गायब हो जाती है। अंटार्कटिका का एक हरे भरे परिदृश्य से एक बर्फ ढके बंजर भूमि में परिवर्तन इस प्राकृतिक चक्र के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है। लेकिन एक और कारक है जिसने इस नाटकीय बदलाव में भूमिका निभाई होगी। पृथ्वी के अक्ष की गति, जिसे ट्रू पोलर वॉन्डर या क्रस्टल डिस्प्लेसमेंट के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी का पूरा बाहरी खोल आंतरिक तर्तों के ऊपर घूम सकता है, भौगोलिक ध्रुवों की स्थिति को बदल सकता है। अक्षीय झुकाव के अधिक क्रमिक परिवर्तनों के विपरीत
या प्रेसेशन, टू पोलर वॉन्डर अधिक तेजी से हो सकता है, पूरे महाद्वीपों को नए जलवायु क्षेत्रों में खींच सकता है। अगर ऐसा कोई घटना पृथ्वी के अतीत में हुई तो यह समझा सकती है कि अंटार्कटिका एक समशीतोष्ण क्षेत्र से दक्षिण ध्रुव तक कैसे चला गया। जबकि इस सिद्धांत पर वैज्ञानिक हलकों में बहस जारी है। इस बात के सबूत हैं कि पृथ्वी की पपड़ी वास्तव में अतीत में स्थानांतरित हुई है। चट्टान की संरचनाओं और प्राचीन तट रेखाओं के कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से समय के साथ स्थानांतरित हो गए हैं। ऐसे बदलावों के आसपास के अधिक काल्पनिक विचारों में एडगर काइसे की भविष्यवाणी है, जिन्हें अक्सर स्लीपिंग पैगंबर कहा जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में ट्रांस रीडिंग की एक श्रृंखला में काइसे ने दावा किया कि पृथ्वी का एक बड़ा परिवर्तन आ रहा था। उन्होंने जलवायु में नाटकीय बदलाव, समुद्र के बढ़ते स्तर और पूरे क्षेत्रों के डूबने की बात की। उनकी सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणियों में से एक यह थी कि अंटार्कटिका, जिसे लंबे समय से बेजान और बंजर माना जाता था, फिर से उपजाऊ और आबाद हो जाएगा। काइसे का मानना था कि पृथ्वी के अक्ष में बदलाव से बड़े पैमाने पर बाढ़ आएगी, जिससे प्राचीन भूमि का पता चलेगा और आधुनिक सभ्यताओं का सफाया हो जाएगा। उन्होंने एक ऐसे समय की बात की जब अंटार्कटिका एक बार फिर जीवन का समर्थन करेगा, जब उसकी जमी हुई भूमि पिघल जाएगी और फिर से हरी भरी हो जाएगी। अगर काइसे की भविष्यवाणी किसी तरह प्राचीन स्मृति में निहित थी, तो यह एक परेशान करने वाली संभावना को उठाती है कि एक पुरानी सभ्यता कभी अंटार्कटिका पर पनपी होगी। केवल जब जलवायु बदल गई और ध्रुव चले गए तो नष्ट हो गई। क्या बर्फ न केवल प्राचीन जंगलों के अवशेषों को छिपा रही है, बल्कि एक भूली हुई सभ्यता के निशान भी? इन सब के अलावा वर्जित महाद्वीप कई और रहस्य छिपाता है। उनमें से एक अंटार्कटिका की सबग्लेशियल झीलें हैं, पानी के छिपे हुए पिंड जो सतह से बहुत नीचे फंसे हुए हैं, बाहरी दुनिया से कई किलोमीटर ठोस बर्फ से अलग हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध लेक वोस्टॉक है। यह विशाल मीठे पानी की झील पूर्वी अंटार्कटिक बर्फ की चादर के नीचे लगभग 4000 मीटर दबी हुई है। लेक वोस्टॉक संभवतः 15 से 25 मिलियन वर्षों से सील है। इस चरम और प्रकाशहीन दुनिया में वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन अभी भी मौजूद हो सकता है। यह पृथ्वी पर अब तक अध्ययन किए गए सबसे दूरस्थ और रहस्यमय वातावरणों में से एक है। जब रूसी वैज्ञानिक 2012 में आखिरकार झील की सतह तक पहुंचे, एक दशक से अधिक समय तक ड्रिलिंग करने के बाद वे एक ऐसी दुनिया में घुस गए जिसे हवा या प्रकाश से तब तक नहीं छुआ गया था जब तक कि इंसान ग्रह पर नहीं चला था। पानी दबाव के साथ ड्रिलिंग छेद से ऊपर चला गया। ड्रिलिंग तरल पदार्थों के साथ मिल गया और कोई भी उचित नमूना एकत्र करने से पहले मिशन समाप्त हो गया। लेक वोस्टॉक अकेली नहीं है। महाद्वीप में अब 400 से अधिक सब ग्लेशियल झीलें पहचानी गई हैं। कुछ शहरों जितनी बड़ी हैं, अन्य छोटी और अस्थायी हैं। बर्फ के नीचे अनदेखे जलाशयों की तरह भरती और निकलती हैं। इन झीलों को तरल रखा जाता है, सूरज से नहीं बल्कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी और ऊपर की बर्फ के इंसुलेटिंग दबाव से। वे सब ग्लेशियल नदियों की एक भूमिगत नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिससे कुछ वैज्ञानिक एक जमे हुए वेटलैंड कहते हैं। हाल के वर्षों में अभियानों ने इनमें से कुछ झीलों तक पहुंच बनाई है। लेक मर्सर, जो पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की चादर के नीचे स्थित है, ने कुछ असाधारण खुलासा किया। पूर्ण अंधेरे में और बहुत दबाव में वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियल जीवन से भरा एक पारिस्थितिकी तंत्र खोजा। सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन और सतह के पोषक तत्वों की कमी के बावजूद ये सूक्ष्म जीव न केवल जीवित थे बल्कि पनप रहे थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये झीलें टार्डीग्रेड जैसे छोटे जानवरों या सूक्ष्म कीड़ों जैसे उच्च जीवन रूपों का भी समर्थन कर सकती है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक लेक एनिग्मा की खोज थी। इस बर्फ से ढकी झील में अजीब संरचनाएं और समृद्ध माइक्रोबियल मैट है, जो कालीन और झील के तल पर पेड़ जैसी संरचनाओं की तरह दिखते हैं। इन पारिस्थितिक तंत्रों में ऐसे बैक्टीरिया शामिल हैं जिन्हें ऐसे वातावरण में पहले कभी नहीं देखा गया था। उनमें से कुछ अन्य रोगाणुओं के साथ संबंध बनाकर जीवित रहते हैं, या तो सहकारी या परजीवी। यह जैविक जटिलता का एक स्तर है जिसने सबसे अनुभवी शोधकर्ताओं को भी आश्चर्यचकित कर दिया। अन्य स्थानों में जैसे ही बर्फ की चादरें टूटती और ढहती है,
वैज्ञानिक सदियों से छिपे हुए समुद्र तल के कुछ हिस्सों का निरीक्षण करने में सक्षम हुए हैं। ऐसी ही एक घटना ने जॉर्ज 6 बर्फ की चादर के नीचे एक पारिस्थितिकी तंत्र को उजागर किया। एक ऐसे क्षेत्र में जो संभवतः सैकड़ों वर्षों से बर्फ से ढका हुआ था, शोधकर्ताओं ने बड़े मूंगा, विशाल समुद्री मकड़ियों, मछली, ऑक्टोपस और अन्य जानवरों को पूर्ण अंधेरे में पनपते हुए पाया। इन जीवों का आकार और आयु यह सुझाव देती है कि वे दशकों से वहां रह रहे थे, अनडिस्टर्ब्ड, गहरे महासागर धाराओं द्वारा ले जाए गए पोषक तत्वों पर निर्भर थे। एक और उदाहरण में फिल्शनरॉन बर्फ की चादर में ड्रिलिंग करते समय एक शोध दल ने गलती से समुद्र तल पर एक पत्थर की खोज की जो स्थिर जानवरों जैसे स्पंज और अन्य अज्ञात फिल्टर फीडरों से ढका हुआ था। ये जीव सूरज की रोशनी के निकटतम स्रोत से 260 किलोमीटर दूर पाए गए थे, एक ऐसे स्थान पर जहां वैज्ञानिकों ने कभी जीवन के मौजूद होने की उम्मीद नहीं की थी। किसी तरह वे खा रहे थे, बढ़ रहे थे और जीवित थे, उन स्थितियों में जिन्हें जीवन के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल माना जाता था। उनका भोजन धीमी महासागर धाराओं पर विशाल दूरी तक यात्रा करता होगा, फिर भी यह उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वैज्ञानिक सफलताओं के बावजूद अंटार्कटिका तक पहुंच बेहद सीमित है। कठोर परिस्थितियां, राजनीतिक समझौते और पर्यावरणीय सुरक्षा बड़े पैमाने पर खोज को लगभग असंभव बना देती है। अधिकांश महाद्वीप अभी भी अछूता है, विशाल क्षेत्र अनएक्सप्लोर्ड बने हुए हैं, और फिर भी कुछ खिड़कियों से जो वैज्ञानिकों ने इस जमे हुए दुनिया में खोली है, यह स्पष्ट है कि अंटार्कटिका मृत नहीं है। उन चीजों में से एक जिसे किसी भी वैज्ञानिक ने बर्फ और बर्फ के सफेद विस्तार में देखने की उम्मीद नहीं की थी, वह एक उज्जवल लाल झरना है। अंटार्कटिका की मैकमुर्डो ड्राई घाटियों में गहराई में यह ठीक वही है जो टेलर ग्लेशियर के सामने से बहता है। ब्लड फॉल्स के रूप में जाना जाता है। यह ज्वलंत और असली विशेषता सबसे अजीब में से एक है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इंफॉर्मेशन लेते रहिए और अपना ख्याल